हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज से हम मैथमेटिक्स का भी चैप्टर शुरू करेंगे। तो मैथमेटिक्स के अंदर हम कैलकुलस का पार्ट लेंगे। मेरा नाम है बबलू जहांगीर और आज मैं आपको मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि लाइक दैट अगर हम कोई भी जेईई मेंस के पेपर में ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बनाई हुई हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। तो हम जो है अब मैथमेटिक्स का चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम कंप्लीट कैलकुलस पढ़ेंगे, जिसमें सारी चीज़ें होंगी, लिमिट्स और कैसे रेंज और डोमेन निकाले जाते हैं, ऑन टू फंक्शन कैसे डिफाइन किए जाते हैं सभी, और उन पर बेस्ड प्रीवियस ईयर की कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे जो जेईई मेन से रिलेटेड होंगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नया जो नया टॉपिक होगा हमारा कैलकुलस का होगा, मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको एनसीआर और एनपीआर के डोमेन और रेंज के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज। हमारा ये टॉपिक रहेगा टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज। कैसे हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे ये किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट कि मान लो कि मेरे पास ये है एनपीआर हो और एनसीआर। सबसे पहले मैं एनपीआर और एनसीआर की बात करूंगा। अगर ऐसे कोई भी अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया जो एनपीआर और एनसीआर का है, उसको कैसे डील करना है। तो सबसे पहले एन जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर होनी चाहिए। ये हमारा यहाँ पे मोटिव रहेगा। ये यहाँ से हम करके और यहाँ से सबसे पहले हम डोमेन निकालेंगे। फिर जो भी डोमेन हम निकालेंगे वो वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इनमें पुट करते जाएंगे और हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी। तो एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास कुछ इस तरीके का एग्जांपल है। जैसे कि सपोज दैट कि मैंने यहाँ से एक एग्जांपल लिया 9 - x और ये हो गया p x - 5। ये एक एग्जांपल है मेरे पास। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है हमें, इसकी जो है डोमेन और रेंज निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये n की वैल्यू है तो हम इसको 9 - x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सो r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, x - 5 की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 9 - x जो n की वैल्यू है वो भी होनी चाहिए हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू x - 5 होनी चाहिए। अब इसे हम सोल्व करना चाहेंगे, किस तरीके से सोल्व करेंगे। सो 9 - x इसको हम सोल्व करते हैं तो माइनस से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी x - 9, इक्विटी का साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ से x जो होगा वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। और इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। जब ये वैल्यू इधर आ जाएंगी तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, यानी यहाँ पे 14 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। 14 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्व करके देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी। तो यहाँ से वैल्यू x की वैल्यू लेस देन 9 होगी, यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगी और ये वैल्यू अगर हम सोल्व करेंगे तो 2 - x 7 - x, यानी कहने का मतलब है 7 - x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इट विल बी, यहाँ से अगर बात करें तो देखो इसका इक्विटी चेंज करेंगे हम। इक्विटी चेंज करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x - 7 लेस देन इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम जब इसको देखेंगे तो हमारे पास इसके डोमेन आ जाएगा। डोमेन कैसे आएगा? अब देखो x की वैल्यू 9 से कम होनी चाहिए, 9 से कम होनी चाहिए, लेकिन x की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। x की वैल्यू 7 या 7 से कम होनी चाहिए, ठीक है, 7 या 7 के बराबर होनी चाहिए। तो इस केस में ये वाला केस तो एलिमिनेट कर सकते हैं हम। यहाँ पे ये केस है ही नहीं, ये केस है नहीं यहाँ पे। सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इसको जब देखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर हो गई और x की वैल्यू यहाँ पे 7 माइनस, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 7, तो मतलब 6 और ये 7, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास इसका डोमेन आ गया, क्योंकि इससे वैल्यू ये कम हो नहीं सकती, इसके इक्वल हो सकती है, इसके बराबर हो सकती है। तो इसके बीच की वैल्यू क्या आई? 5, 6, 7। तो अब देखो ये मेरे पास एक एनसीआर का जो क्वेश्चन है उसको हम ऐसे करते हैं। नाउ अब इसी प्रॉब्लम को देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास इसका डोमेन आ गया, तो ये हमारे पास इसका डोमेन, ये डोमेन आ गया। अब हमें इसकी रेंज निकालनी है, तो हम इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? रेंज निकालने के लिए ये जो भी वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे इसके अंदर। तो पहला जो रेंज आएगा वो आएगा 9 - 5। मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 9 - 5 और ये हो जाएगा p x - 5 5 - 5।
ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर ही सकते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 4 बचेगा 4p0 एंड उसके बाद जो रेंज आएगी वहाँ पे 6 की वैल्यू पुट करो, 9 - 6 जो है वो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 की वैल्यू 3p1 हो जाएगा। एंड फाइनली यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 7 पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा वहाँ से 2 आ जाएगा, 2p, और यहाँ पे जब 7 रखेंगे तो 7 - 5 2p2, तो ये आ जाएगा 2p2। एंड फाइनली अब इसको सोल्व कैसे करना है, किस तरीके से हमें इसे सोल्व करना है वो देख लेते हैं। सो 4p0 इसका फॉर्मूला होता है, वो आपको सब लोगों को मालूम होने चाहिए, फैक्टोरियल n - r। इसे जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास ये 4p1 की आ गई 1 वैल्यू रखेंगे तो, और ये हमारे पास 3 आ जाएगा, और 2p2 यानी फैक्टोरियल 2 - 2 0 का 1 होता है, फैक्टोरियल 0 1 होता है, सो यहाँ से आ जाएगा 3 2। तो ये आपका आंसर होगा, ये रेंज होगी इसकी और ये इसका डोमेन होगा। तो इस तरीके की कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए और वो एनसीआर और एनपीआर से रिलेटेड हो, तो ये इसका फंडा है सोल्व करने का। ये अपने ट्रिक दिमाग में बिठा लो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ, वो भी इजीली। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से हम इसको अप्लाई करें। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके और अपने इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नाउ एक और अनदर प्रॉब्लम लेते हैं, इस बार एनसीआर की लेते हैं। जैसे कि सिचुएशन में दे रखा है अपने को, जैसे लाइक दैट सिचुएशन अपने को दे रखी है यहाँ पे 7 - x, यहाँ पे क्वेश्चन में है एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल 7 - x c x - 3। आप इसे सोल्व करें 7 - x c x - 3 कैसे सोल्व करेंगे, तरीका वही है, कोई तरीका चेंज नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, थोड़ी स्पीड आ जाएगी अगर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे ग्रेटर देन 0। सो x की वैल्यू x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से 7 - x जो है वो यहाँ पे ग्रेटर देन x - 3। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की वैल्यू लेस देन 7 होगी और यहाँ से x की वैल्यू 3 के बराबर या 3 से ज़्यादा होगी। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे 10 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से सोल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू बहुत ईजिली कैलकुलेट हो जाएंगे, x लेस देन 5। तो यहाँ से वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, 7 से तो कम नहीं हो सकती, ठीक है, और 3 के बराबर या 5 के बराबर या उसके बीच में होगी। तो ये वाली दो चीज़ें हम लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो डोमेन आएगा वो डोमेन आएगा 3, 4 और 5। आगे ये डोमेन मैंने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, आपको उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है जैसे कि हमने किया था। 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें और यहाँ पर भी पुट करें। तो CR NCR का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। NCR जो आपने पढ़ा है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r। यहाँ से हम इसको सोल्व करके इजीली जो है यहाँ पे रेंज निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट था जिसको हमने सोल्व कर लिया। तो इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें NCR और NPR से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उनको इजीली इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस की जो हमें देखने हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ अब हम जो बात करने वाले हैं वो देखो क्या है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं मिटा के यहाँ पे सॉल्व करना चाहूँगा। आप देखें यहाँ पे आगे का काम मैंने छोड़ दिया, आप अपने हिसाब से इनको कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला आपके पास है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब दूसरी जो चीज़ है वो हम देखना चाहते हैं। देखो पूरी कैलकुलेस को हमने बहुत ईजी बनाना है, जितना हो सके उतना इजी तरीके से हम कैलकुलस के पार्ट को समझेंगे और करेंगे। आप अपनी रेफरेंस बुक उठा लो, कोई अच्छी स्टैंडर्ड बुक से हम क्वेश्चंस लगाएंगे और जितना हो सके हम IIT JEE एडवांस वगैरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पे लेके चलेंगे। और आप मेरे इन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बने रहिए क्योंकि ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। तो शुरू करते हैं, हम पोलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं। सो अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। सो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? देखो ऐसा कोई फंक्शन अगर हम लिखें, जैसे कि कोई फंक्शन है मेरे पास fx an, ये यहाँ पर ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होकर इसकी वैल्यू को देखेंगे। सो an ये x की पावर n प्लस ये आ जाएगा an - 1 x की पावर n - 1 प्लस इस तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन में चलता जाएगा n - 2 x की पावर n - 2 प्लस अप टू सो ऑन, जब तक ये वैल्यू कितने के इक्वल नहीं आएगी, ये वैल्यू जब तक अपनी जो है यहाँ पे
ए नोट के इक्वल नहीं आएगी क्योंकि एन की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है, एन की वैल्यू, और ये ए नोट हो गया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 का मतलब 1 हो गया, तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो एक्स के साथ आएगी। देख रहे हो आप, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर ए एन की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की ये यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन, और ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये यहाँ पे n पावर का, यानी इसकी जो पावर है वो कितनी है, n पावर का पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। चलो अब हम देखते हैं कि किस टाइप के फंक्शन होंगे। अगर कोई फंक्शन ऐसा लिख दिया जाए f(x) = ax + b, ठीक है, इस तरीके का कोई फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन होता है इसको हम लीनियर फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, लीनियर फंक्शन कहेंगे। अगर कोई फंक्शन मेरे पास इस तरीके का है, कोई भी फंक्शन मैंने ले लिया f(x) = ax² + bx + c, तो ये जो फंक्शन होता है इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में आप अच्छे से पता भी है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, बट हमें एक बार समझना था कि पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है। अब इसके बाद हम बात करेंगे रेशनल फंक्शंस की। तो सारे फंक्शंस की बात हम धीरे धीरे करते जाएंगे। रेशनल फंक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं रेशनल फंक्शन। देखो रेशनल फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं, ऐसे फंक्शन, ठीक है, जिनको देखो कोई भी रेशनल फंक्शन में हम बोल सकते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन का जो रेशियो होता है वो रेशनल फंक्शन होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो हमें रेशनल नंबर मिलेगा। तो रेशनल फंक्शन कैसा होता है, कोई भी हमारे पास मान लो कि दो पॉलिनोमियल फंक्शन, एक तो px का फंक्शन है और दूसरा qx का फंक्शन है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा एक रेशनल फंक्शन हमें मिलेगा। आप यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मैंने ले लिया px² प्लस ये qx प्लस r ले लिया, डिवाइडेड बाय ये ले लिया मैंने ax² प्लस bx प्लस c। तो ये दो फंक्शन का जो दो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो रेशियो होता है उसे हम रेशनल फंक्शन कहेंगे। अब आती बात इरेशनल फंक्शन की बात आती है, तो अब हम बात करेंगे इरेशनल फंक्शन कैसा फंक्शन होता है। चलो उसी के बारे में भी बात कर लेते हैं, रेशनल फंक्शन कैसा फंक्शन होता है। मिटा देता हूं एक बार मैं इसे। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये सारी चीज़ें आप राइट डाउन कर लें ताकि बहुत ही काम की चीज़ें हैं, आगे हम देखेंगे इनको और सॉल्व करेंगे। टू द पॉइंट चलेगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड चलेगा। पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, थ्योरेटिकल सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट बेस्ड लिया जाएगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे। वैसे हम लगातार क्वेश्चन को अप्लाई करते रहेंगे जैसे जैसे हम कोई भी टॉपिक समझ रहे होंगे उस केस में। अब हम बात करेंगे इरेशनल फंक्शन की बात करते हैं। तो जैसे पहले एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि रेशनल फंक्शन का कोई एग्जाम्पल तो लूँ मैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो इस तरीके का एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे x की पावर -2 प्लस ये हो जाएगा x की पावर -3। ये कैसा फंक्शन है, अगर आपसे बोला जाए ये फंक्शन कैसा है, तो ये रेशनल फंक्शन है। कैसे है देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/x² प्लस 1/x³। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू x की पावर 5 आ जाएगी, इधर हो जाएगा x³ प्लस x²। तो ये पॉलिनोमियल है, ऊपर भी फंक्शन पॉलिनोमियल है, यानी यहाँ पर भी x की कुछ पावर है, ठीक है। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल का जो फंक्शन है उसका रेशियो अगर पॉलिनोमियल के साथ लिया जाएगा तो ये रेशनल फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल हो गया रेशनल फंक्शन। अब हम बात करेंगे इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन, ठीक है, इरेशनल फंक्शन। हम इरेशनल फंक्शन की बात करते हैं। ऐसे फंक्शन, इरेशनल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे रेशनल नहीं होते। जिस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जैसे देखो, अगर कोई फंक्शन आपको रूट में दिया हुआ, रूट में कुछ भी होगा, जो भी वैल्यूज रूट में होंगी, ठीक है, वो फंक्शन हमारा कैसा और फंक्शन होगा, ठीक है, वो फंक्शन इरेशनल फंक्शन होगा जो रूट में जिसकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये चीज़ है, हम क्वेश्चन भी करते चलेंगे, सारी चीज़ें हम समझते चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये कैसा फंक्शन है, x³ प्लस √x और यहाँ पे x² माइनस √x। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये रूट के अंदर वैल्यूज है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, ये फंक्शन हमारा हो गया इरेशनल फंक्शन। x³ माइनस √x कर दो, इरेशनल फंक्शन है जो रूट में वैल्यूज आती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, नाउ
ये चीज़ें थी। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, सभी फंक्शन की बात करूंगा मैं, टू द पॉइंट चलेगा अपना प्रोग्राम और इसे देखना भी है आपको। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन नोट्स बना लेना क्योंकि बहुत ही कमाल की चीज़ यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, कांस्टेंट फंक्शन। सो कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन, पहले तो मैं बता दूं, मान लो कि मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन मेरे पास ये है। अब मैं इसको कांस्टेंट फंक्शन कैसे कहूँगा? देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर उसकी एक फिक्स वैल्यू है c। इसका मतलब इस फंक्शन का हर एक एलिमेंट का रिलेशन, अगर इस फंक्शन के हर एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरे फंक्शन के एक ही वैल्यू के साथ हो, दूसरे फंक्शन की एक ही वैल्यू के साथ हो, अगर ये कोई फंक्शन है a और ये फंक्शन है b, तो a की जितने भी एलिमेंट होंगे अगर वो b के एक किसी फिक्स एलिमेंट के साथ अपना रिलेशन रखते हैं तो ऐसा फंक्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा। इसका मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर कोई फंक्शन अगर हम बनाए तो सपोज दैट कि ये कोई फंक्शन है f(x) = c, तो f(x) = c एक कांस्टेंट फंक्शन है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने f1 की वैल्यू 1 रखी तो भी आया हमारे पास c आंसर, f2 रखा तो भी हमारे पास c ही आया। मतलब इस फंक्शन के जितने भी एलिमेंट होंगे अगर उसका रिलेशन दूसरे फंक्शन के अंदर किसी भी एक वैल्यू के साथ रिलेशन हो, ऐसा फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है। अच्छा, जनरली कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, ग्राफ्स के बारे में देखते हैं, कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ। अच्छा देखो, हमेशा ध्यान रखना जो मैं बात बताने वाला हूँ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, अगर किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की बात करें और उसका हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हम इजीली बना सकते हैं। देखो, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे। अगर ये वैल्यू मान लो कि मैंने 1 रखी, ये वैल्यू मैंने 2 रखी और ये वैल्यू 3 रखी, तो वाई एक्सिस बिल्कुल नहीं बदलता, ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं उनका जो ग्राफ होता है इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस होता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उनका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये वेरिएबल है, एक्स के साथ इनकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये हमने देखा। अब नेक्स्ट उसके बाद जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो है, अच्छा तो हम कह सकते हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है, पहले मैं सारे फंक्शन की बात करूंगा, उसके बाद मैं डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊंगा आपको। मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस लेंगे हम। आइडेंटिटी फंक्शन की बात करते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन, मान लो कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, इस तरीके से मैंने कोई फंक्शन लिया, ये कोई फंक्शन है, ओके, ये 1 2 3 4 5, मान लो कि ये कोई फंक्शन है और इस फंक्शन के ये a है और ये है हमारा b। अगर देखो, आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसके हर एक एलिमेंट का, ठीक है, दूसरे फंक्शन के किसी फंक्शन के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है। मतलब 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ और 5 का 5 के साथ। यानी ऐसा जो फंक्शन होता है उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी खुद का खुद के साथ रिलेशन, शॉर्ट में बोल सकते हैं। अगर ऐसा फंक्शन जिसका खुद का खुद के साथ रिलेशन होता है तो ऐसा फंक्शन आपका क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब देखो, हम यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन की बात करते हैं। सपोज दैट कि मान लो कि मैंने एक फंक्शन लिया f(x), अगर f(x) की वैल्यू जो भी मैं रखूंगा अगर वो x के इक्वल आ जाएगी, इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। f1 की वैल्यू रखी वो भी 1 के बराबर आई, यहाँ x की वैल्यू जो भी होंगी वो x के बराबर होंगी। 2 की वैल्यू 2 रखी, 2 आ गया, 3 रखा, 3 आ गया, 4 रखा, 4 आ गया, 5 आ गया, 5 रखा। तो ऐसे कोई फंक्शन जिसका खुद का खुद के साथ रिलेशन होता है तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके, नाउ ये हमारे पास एक फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर ली हमने। ओके, अब हम बात करते हैं इवन और ऑड फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं। इवन और ऑड फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इवन और ऑड फंक्शन।
तो अब हम बात करेंगे इवन फंक्शन की बात, इवन फंक्शन और ओड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। देखो ये जो भी ट्रिक्स मैं बना के लाया हूँ, ये जितनी भी ट्रिक्स मैं बना रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। आप है ना इनके नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ें हैं। आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को विद इन 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम ये सारी चीज़ें टू द पॉइंट और कॉन्सेप्ट बेस समझ जाएंगे ना, तो फिर आपको क्वेश्चंस करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, आप क्वेश्चंस लगाएंगे भी, देखेंगे हम सारी चीज़ें। इवन फंक्शन की बात करते हैं, ऑड फंक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? देखो अगर मान लो कोई मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स, कोई एक्स का कोई फंक्शन है मेरे पास, अगर उस एक्स के फंक्शन को, अगर एक्स को मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, तो फंक्शन पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, यानी फंक्शन एज इट इज हो एफ माइनस एक्स, यानी फंक्शन वो ही मिले। ठीक है, अगर x को आप माइनस एक्स की तरह रिप्लेस कर दोगे तो फंक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है। ठीक है, इस चीज को देखते हैं। तो किसी भी x को, यानी कोई भी फंक्शन x का है और उसको x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे, तो उस फंक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इवन फंक्शन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे कर लें, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास ये वैल्यू है एक्स, ये एक्स है, ए की पावर एक्स माइनस वन, ए की पावर एक्स प्लस वन। अब हम इस फंक्शन को देखना चाहते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, ये ओड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। सो मैंने बताया कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। सो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, सो f माइनस एक्स से जाए, यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ए की पावर माइनस एक्स माइनस वन आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ए की पावर माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा। इसे थोड़ा सोल्व करके देखते हैं हमारे पास वैल्यू कैसी आएंगी। अगर यही फंक्शन आया, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा। कैलकुलेट करके देखते हैं। सो माइनस एक्स यहाँ पे एज इट इज है। ओके, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? वन माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वन माइनस, सॉरी नहीं, इसको ऐसे लिख देते, वन अपॉन ए की पावर एक्स माइनस वन, और ये आ जाएगा वन अपॉन ए की पावर एक्स प्लस वन। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं माइनस एक्स, और जब इसे हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा वन माइनस ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस ए की पावर एक्स। ये फंक्शन आया हमारे पास। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है, अगर ये फंक्शन को हम एफ एक्स के इक्वल, ये एफ ऑफ माइनस एक्स है, अब हम चेक करना चाहते हैं। अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं चेक करूंगा कि क्या यही फंक्शन बन जाएगा। माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स आ जाएगा। केवल माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। कुल मिला के हम हो सकते हैं कि ए की पावर एक्स जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, माइनस वन, और ये आ जाएगा ऊपर वाले में किया मैंने, नीचे वाले में नहीं होना, ऊपर वाले में होना है। तो ए की पावर एक्स प्लस वन, क्या ये वही फंक्शन है? देखो आप फंक्शन को देख करो, यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये इस फंक्शन के इक्वल है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं जब एफ एक्स को, यानी एक्स को जब आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हो तो फंक्शन की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब वो फंक्शन आपका इवन फंक्शन होगा। हमने एक एग्जाम्पल किया, इससे हमने समझ लिया कि किस तरीके से इवन फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। चलो, इवन फंक्शन के बारे में हमने बात कर ली। अब जैसे कुछ और इंपॉर्टेंट इवन फंक्शन की बात करेंगे, जिसमें कुछ ग्राफ से रिलेटेड भी बात करेंगे। देखो सारी चीजें हम देखेंगे और ग्राफिकल चीजों से भी निकलते चलेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत आगे फ्यूचर में ना आए। तो देखो इस चीज को हम करने वाले हैं, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां पे। ओके, नाउ अब जो हम करने वाले हैं उसको देखो। जैसे कि कोई फंक्शन मैंने लिखा एफ एक्स, आप बताना मुझे ये कैसा फंक्शन है। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैसा फंक्शन है? एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मतलब वही फंक्शन है जो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स के इक्वल है। ये भी फंक्शन कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। ओके, एक और फंक्शन की बात करते हैं। अगर हम कोस एक्स की बात करते हैं, कोस एक्स, तो एक्स अगर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दे यहाँ पे, तो कोस के अंदर माइनस एक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कोस एक्स भी वही चीज है जो कोस माइनस एक्स है। ठीक है, इस पे भी, तो ये भी इवन फंक्शन है। जैसे कि मैंने लिखा मोड एक्स,
तो ये कैसा फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन मतलब इसमें माइनस एक्स रखोगे तो भी मोड के अंदर सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए और वैसे भी आपको मालूम होगा। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास ये इवन फंक्शन की है। तो इवन फंक्शन के केस में हमने ये सारी चीजें कही। अच्छा, हम क्या करते हैं कि इवन फंक्शन को ड्रॉ करके देखते हैं ग्राफिकली, हम इसमें कुछ ट्रिक बनाएंगे ताकि वो हमारे लिए आगे काफी काम में आ जाए। तो हम ट्रिकों को भी यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे f इक्वल टू यू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हम यहाँ पे देखेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास ग्राफ आता है वो इस तरीके से एक पैराबोला आता है, एक पैराबोला आता है। आप वैल्यू को पुट कर करके देख सकते हैं। तो ये इस तरीके का पैराबोला आता है। अब मैं देखो ये ग्राफ मैं क्यों बना रहा हूँ, इसका रीजन मैं बाद में समझाऊंगा आपको, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। नाउ कोस एक्स का अगर ग्राफ देखा जाए तो कोस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। मैं पूरा ग्राफ नहीं बनाऊंगा, आपको बस चीजों को समझना है, इसीलिए मैं उतना ही ग्राफ बनाऊंगा जो हमारे लिए फायदेमंद है। क्या ये ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, यस और नो? ऊपर से स्टार्ट होता है इस तरीके से और फिर नीचे जाता है ऐसे, ठीक है। बट हम इसी ग्राफ को यहाँ पे कैरी करेंगे क्योंकि जीरो पे वैल्यू कोस की, यहाँ पे जीरो पे वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। अच्छा, इसी की यहाँ पे ये ग्राफ इस तरीके से शुरू हो रहा होगा कहीं से, ओके। मैं पूरा ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, मुझे जो काम की चीजें हैं मैं वो यूज कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं मोड एक्स की। तो मोड एक्स के बारे में आपने कुछ चीजें पढ़ी हुई, ग्राफिकली मैं इस चीज को समझाता हूँ, मोड एक्स का ग्राफ। सो मोड एक्स का ग्राफ कैसे समझाया जा सकता है? देखो हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए मोड एक्स का ग्राफ समझने के लिए। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेके देखते हैं, एक बार वैल्यू एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव रखोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एक्स ही आएगा। अच्छा, एक्स की वैल्यू अगर जीरो रख दो, एक्स की जगह एक्स जीरो रख दो तो जीरो आएगा, ओके। फिर हम देखते हैं एक्स लेस देन जीरो पे क्या होगा। भाई एक्स लेस देन जीरो पे रखोगे तो ये वैल्यू माइनस एक्स आ जाएगी, ये वैल्यू माइनस एक्स आ जाएगी। तो मोड एक्स का ग्राफ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ये वैल्यू जो बनाई है मैंने, ये क्या है, ये जो भी वैल्यू मैंने बनाई है ये वैल्यू y की वैल्यू है, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये जो भी हम निकाल रहे हैं ये एक तरह से y की ही वैल्यू है, ठीक है। y इक्वल टू जीरो और ये y इक्वल टू माइनस एक्स। अब इस ग्राफ को बना के देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। अच्छा, इसका ग्राफ हम बनाते हैं तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनाया जा सकता है। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मुझे बताओ, जब x की वैल्यू जीरो थी तो y भी जीरो था, तो 0,0 तो ये आ गया, एक पॉइंट तो हमें मिल गया 0,0, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं y इक्वल टू एक्स की, ओके। इसकी बात करते हैं। सो y इक्वल टू एक्स, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, क्या ये वो वैल्यू है जहाँ पे x की वैल्यू सभी पॉजिटिव होंगी? इस साइड चलेंगे तो सारी x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, इस साइड चलेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव होंगी। तो x की वैल्यू पॉजिटिव जहाँ होंगी वहाँ पे ग्राफ इस तरीके से वेरी करेगा। इट इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और नाउ अगर हम f माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें तो माइनस एक्स का ग्राफ इसी तरीके से इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इधर जो वैल्यूज लेंगे वो x लेस देन जीरो होंगी। तो ये मोड एक्स का ग्राफ हो जाता है। ये मोड एक्स का ग्राफ आपने यू शुड कीप इन योर माइंड, क्योंकि ये मोड एक्स का जो ग्राफ है ये काफ़ी चीज़ों को आगे चल के सोल्व करवाने वाला है। तो इन चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे और समझेंगे। अब इन तीनों चीज़ों से हमें एक आइडिया लेना है और हमें एक छोटी सी बात यहाँ पे नोटिस करनी है, वो क्या है। देखो, अगर हम देखो इस तरीके से अगर इस ग्राफ को देखें तो आप देख रहे हो इस वाले पार्ट को देखो, इधर वाले को मत देखना, इधर वाले पार्ट को नहीं देखना, हमें इस वाले पार्ट को देखना है। तो अगर हम इस वाले पार्ट को देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ की गई है, इसकी मिरर इमेज ये बन गई है, इसकी मिरर इमेज ये बन गई है। इसका मतलब इसकी मिरर इमेज ये बनी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस ये सिमेट्री में है। देखो, इसकी कॉपी यहाँ पे बन गई, इसकी इमेज बन गई यहाँ पे, ठीक है, ये चेक कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये जो ग्राफ है जो एक्स एक्सिस में हम ग्राफ देख रहे हैं, ये वाला ग्राफ देखो। अच्छा, ये ग्राफ वही है एग्जैक्टली, इसी की इमेज यहाँ पे बन गई, यस और नो? हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ की इमेज पीछे बन गई है। इसका मतलब ये भी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्री में है, ओके। इस ग्राफ को अगर देखें तो ये इस तरीके से ये पॉजिटिव में है, तो इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग ये जो है ये इसके ही, ठीक है, इसकी ये मिरर इमेज यहाँ पे बनी है। इसका मतलब ये भी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्री में है। यानी जितने भी फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करके अपने दिमाग में डालो कि जितने भी इवन फंक्शन होते हैं वो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऑलवेज सिमेट्री में होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है। यानी जो भी हमारे पास इवन फंक्शन होते हैं वो हमेशा, ठीक है, सिमेट्रिकल विद वाई एक्सिस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जो आपको दिमाग में रखनी है।
वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ ये सिमेट्री में होंगे, ठीक है। ये ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो हमारे इवन फंक्शन होते हैं। तो हमने इवन फंक्शन के बारे में अच्छे से डिटेल में बात कर ली। हम ग्राफ की बातें भी करेंगे, क्योंकि बिना ग्राफ के, देखो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, मैथ्स के अंदर जब भी आप कैलकुलस पढ़ रहे हो तो जो क्वेश्चन आप ग्राफ से सोल्व करते हो, ग्राफ से डील करते हो, उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी प्रोसेस से उसको करते हो तो मे बी आप उसमें थोड़ा टाइम ले सकते हो। अगर आपके ग्राफ अच्छे से फंडामेंटल क्लियर है तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है बड़े बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो बहुत ही आसानी से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करेंगे। आगे मैं चल के कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लूँगा जो कि जेईई मेंस या बहुत अच्छे मतलब कहीं ना कहीं कुछ किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, वो चीज़ हम यहाँ पे लेंगे। चलो, तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब पूरी मैथ्स का ये चैप्टर चलेगा। कैलकुलस में पूरा पढ़ाऊंगा और उस पूरे कैलकुलस में मैं आपको यही 100 ट्रिक्स बना बना के सिखाऊंगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ हमने कभी सीखी है तो ये क्या आपके काम में आ सकती है फ्यूचर में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो बात थी वो हमने लिख ली कि भाई जो भी इवन फंक्शन होते हैं वो ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि हमेशा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमेशा किसमें रहते हैं, सिमेट्री में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर एक फंक्शन लिखें, तो हम एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हमने, यहाँ पे अगर इवन फंक्शन की बात कर रहे थे हम, एफ माइनस एक्स ऐसा लिखा हमने। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखना आप यहाँ से हम ट्रिकी बनाने स्टार्ट कर देंगे। 0 प्लस एक्स लिख दूँ मतलब 0, और यहाँ पर भी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0 माइनस एक्स, बात तो वही है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ये x इक्वल टू 0 के, ठीक है, x यानी y एक्सिस ये जो है x इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में जो है सिमेट्री में होगा, x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, सिमेट्री में होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल होगा x इक्वल टू 0 पर। अगर मैं कोई वैल्यू ऐसे लिख दूं, सपोज दैट 2 प्लस एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा, इधर क्या लिखूं, अब बस थोड़ा दिमाग लगाते चले, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 2 माइनस एक्स मतलब ये किस किस रेस्पेक्ट में सिमेट्री में होगा, 2 से। अगर मैं कोई ऐसा लिख दूं, एक फंक्शन बनाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, a प्लस एक्स, सो ये आ जाएगा f a माइनस एक्स। तो ये किसके रेस्पेक्ट में सिमेट्री में, a के, तो x इक्वल टू a के रेस्पेक्ट में सिमेट्री में। तो यहाँ से हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं। ये एक ट्रिक है, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तब हम अप्लाई करके बताएंगे आपको किस तरीके से इन ट्रिक्स को अप्लाई किया जाता है। तो आज हम केवल इवन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, और उसके बाद जो हम और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लगातार कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आप कॉन्सेप्ट मुझे बताना कि कैसे आपको ये वीडियो लगा, अच्छा था या बुरा था, जो भी मतलब मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मतलब मैं आपके लिए फिर नई नई चीज़ें लाऊं और मुझे भी हेल्प मिले, ताकि मैं कुछ नई चीज़ें जो आपको सिखाऊं और उसमें आप लोगों के लिए वो फ्यूचर ओरिएंटेड रहे और काम में आने वाली हो। और कभी भी जब भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें कैलकुलस का, तो उसमें काफ़ी 100 ट्रिक्स बनती हैं और उन 100 ट्रिक्स को अप्लाई करके हम इजीली बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली कुछ ही चंद सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। आगे भी मैं बहुत सारे ऐसे ही कैलकुलस के पार्ट के, सारी कैलकुलस के छोटे छोटे और ट्रिकी चीज़ें लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच।